हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। आई एम आशु आर लवानिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का चैप्टर 30 पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्म्स में। आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं इंडिया में तो ये वीडियो है आपके लिए द बेस्ट। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वह हमें फॉलो कर सकते हैं दी हुई डिटेल्स पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में पूछूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने वीडियो पूरा देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किन पार्टीज को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आपको पता होगा राज्यों की पार्टियां होती हैं जो हमेशा कोशिश करती हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। तो कौन सी वो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां या स्टेट पार्टीज हैं जिनको कि राष्ट्रीय दर्जा मिल सकता है। तो सबसे पहले लोकसभा में टोटल 550 सीट होती हैं, याद रखिएगा, जिन पर इलेक्शन होता है। ठीक है, तो 550 का 2% मतलब कि 11 सीट। अगर कोई भी रीजनल पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में मिलाकर के 11 सीट ले आती है लोकसभा में आपको पता ही होगा कि लोकसभा में चुन करके राज्यों से ही, अलग अलग राज्यों से चुनाव होकर के आते हैं, वही लोकसभा में बैठते हैं, जिन्हें एमपी कहते हैं, सांसद भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई पार्टी कम से कम 3 राज्यों में अलग अलग 11 सीट ले आती है टोटल लोकसभा में, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और सेकंड है, देखिए आपको पता है देश में 2 तरीके के इलेक्शंस होते हैं, एक होता है लोकसभा इलेक्शन, एक होता है हर राज्य का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब असेंबली का इलेक्शन, जिससे वहां की राज्य सरकार चुनी जाती है। लोकसभा से केंद्र सरकार चुनी जाती है, आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता होगा तो आगे किसी सेपरेट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में से कोई भी इलेक्शन चल रहा हो तो कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में उन राज्यों के कुल मतदाताओं की संख्या का अगर 6% वोट 4 राज्यों में कोई भी पार्टी सिक्योर कर लेती है, और इसके साथ साथ कम से कम 4 सीट लोकसभा में, 4 सीट मतलब कि 4 एमपी लोकसभा के लिए किसी भी स्टेट से वो पार्टी ले आती है, इन सबको मिलाकर के अगर वो अचीव कर लेती है तो उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अगर किसी भी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर मिला हुआ है तो उसे भी नेशनल पार्टी, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहा जा सकता है, वो दर्जा उसे मिल सकता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ है तो यू कैन व्हाट्सएप अस डायरेक्टली, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको रीजनल पार्टी कब माना जा सकता है? क्षेत्रीय पार्टी, मतलब कि आपको पता होगा कि किसी भी राज्य में भी अलग अलग क्षेत्र की कुछ पार्टी बन जाती है, लेकिन उसको रीजनल पार्टी भी कब कहा जा सकता है? उसको तभी कहा जा सकता है कि जब वह स्टेट में या स्टेट की तरफ से लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट का 8% मतलब अपने फेवर में ले आती है, 8% मतदाताओं को सिक्योर कर लेती है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, आपने सुना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है अभी तक की इंडिया की। 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में ऐसे फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये एक अलग मॉडर्न इंडिया का चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नेशनल वर्ड है, राष्ट्रीय जो शब्द है, वो किस चीज़ से प्रभावित है? रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश जो रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का मतलब अंग्रेजों का जो देश में हुकूमत चल रही थी, उसको खिलाफ जो प्रतिक्रिया थी उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर नेशनल वर्ड का यूज किया गया है। देखिए, सिंपल सी बात है, आईएनसी फॉर्म हुई थी इंग्लिश के टाइम से, जो ब्रिटिशर्स का जो दौर चल रहा था उस टाइम पे फॉर्म हुई थी। तो वहाँ पर राष्ट्रीयता का मतलब ही यही था कि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंकना। तो यहाँ पर ये इट्स अ वेरी कॉमन एंड लॉजिकल क्वेश्चन, यू कैन गेट इट थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शॉर्ट में बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा, शरद पवार जी की पार्टी है। ठीक है, तो 1999 में ये फॉर्म हुई थी। ये कहाँ से फॉर्म हुई थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो मेन थी वहीं से स्प्लिट हुई थी ये पार्टी, और वहीं से स्प्लिट होकर के एनसीपी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ इन 1999। नेक्स्ट देखिए, किसी भी राज्य में जब इलेक्शन होता है तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये अडल्ट सफरेज, ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, इसको हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार। देखिए, आपको पता होगा हमारे देश में वोट देने के लिए सिर्फ एक ही आपकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे ही आप 18
एज को अटेन कर लेते हैं, मतलब जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं आप अडल्ट माने जाते हैं, और जैसे ही आप अडल्ट हुए तो ऑटोमेटिक आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। इसे कहते हैं अडल्ट सफरेज। तो हमारे देश में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो अडल्ट सफरेज मतलब कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। दूसरा, सबके लिए क्षेत्र में एक ही इलेक्टोरल रोल होता है, मतलब कि इसको बांटा नहीं गया है, ठीक है। सबके लिए एक ही तरीके का रूल है और हर इंसान की अपनी एक वोट है, उसको वो दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजियन, रेस, सेक्स, मतलब कि धर्म या किसी भी प्रजाति या जाति, लिंग, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करके आपको वोटिंग राइट्स में बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। इट मीन्स इन अ नटशेल आप कह सकते हैं कि हमारे देश में हर वयस्क के पास अपना एक सीधा सीधा वोट है, वो किसी के आधार पर नहीं है, वो बस भारतीयता के आधार पर है, ठीक है। आप वहाँ के वोटर हैं, बस इसी के आधार पर आपके पास वो वोटिंग राइट है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक पार्टीज जो होती हैं वो अपने नॉर्म्स खुद ही बना सकती हैं, अपने नीति निर्देश या अपने सिद्धांत खुद ही डिसाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेशनल पार्टीज आर, देखिए हमारे देश की ये नेशनल पार्टीज है जो मैंने एनलिस्टेड की हैं, बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी जो यूपी में स्पेशली फॉर्म्ड है मायावती जी की, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसी में से स्प्लिट हुई, मार्क्सिस्ट। उसके बाद है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो अभी भी बताया था 1999 में कांग्रेस से स्प्लिट होकर के बनी थी, शरद पवार जी की पार्टी थी, एनसीपी बोलते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सबको पता है ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में स्पेशली फॉर्म्ड पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में टीएमसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, ये एक पार्टी थी जो फॉर्म हुई थी। इसे फॉर्म करने वाले या इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये भी एक फेडरेशन था जिसको फॉर्म किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, 1996 एंड 97 के दौरान एक सरकार को बनाने के लिए आपको पता होगा हमारे देश में गठबंधन कर लेते हैं, फ्रंट बनाते हैं यूनाइटेड होकर के, अलग अलग पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट सिक्योर्ड करते हैं और अप्रोप्रिएट जो डिमांडिंग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उतनी दिखा करके फ्लोर टेस्ट होता है और वो पार्टी सरकार में आ जाती है। तो यहाँ पर 1996-97 के दौरान एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था, किस किस को मिला करके? बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी, इन तीनों को मिला के, याद रखिएगा। नेक्स्ट, देखिए ये यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा हमारे देश में एक जो पॉलिटिकल पार्टीज या जिस तरीके से भी सिस्टम रहता है उसमें क्या होता है कि जिसके पास जितनी डिमांड है फ्लोर टेस्ट के लिए, ठीक है, आधे से ज़्यादा, आप बस नंबर ऑफ सीट्स ला करके अगर दिखा देते हैं, टेस्ट को पास कर लेते हैं फ्लोर टेस्ट, तो आपको गवर्नमेंट या सत्ता दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक बात याद रखिएगा, ये सब नंबर ऑफ सीट्स के बेस पे होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से वोट परसेंटेज एक बार को ऐसी पार्टीज का भी होता है जो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता बनाने के लिए हमें सिर्फ सीट्स दिखानी पड़ती है। नंबर ऑफ सीट्स जिसके पास ज़्यादा होगी वही पार्टी में बैठता है। तो हमारे देश में क्या होता है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स से फर्क नहीं पड़ता है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स से फर्क पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैन अलॉकेट 33% ऑफ सीट्स टू वुमेन। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने खुद के डिस्क्रिशनरी या स्वविवेक की शक्तियां कहें या खुद की पावर्स होती हैं कि वह 33% तक सीट्स को अलॉकेट कर सकते हैं महिला प्रतिनिधियों के लिए, या मतलब महिला प्रतिनिधि अपने महिला उम्मीदवार 33% ऑफ सीट से खड़े कर सकते हैं बिना किसी संविधान संशोधन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग के पास एक अधिकार होता है कि वह किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे। नेक्स्ट, पार्टी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए हमारे देश में राजनीतिक पद्धति है, राजनीतिक पद्धति है, और राजनीतिक पद्धति को करने के लिए इस पद्धति के अनुसार आप पार्टी बनाते हैं, पार्टी बना करके धीमे धीमे करके उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर यही कहना चाहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर भी होता है, राजनीतिक पद्धति जहाँ पर भी होती है, वहाँ पर पार्टी सिस्टम ही चलता है, ठीक है। पार्टी बनाई जाती है, पार्टी के थ्रू फिर पॉलिटिक्स की जाती है और पॉलिटिकल सिस्टम में हम एंटर होते हैं। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी डिफेक्शन बिल हिंदी में बोलते हैं दल बदल विरोधी विधेयक, ठीक है, ये एक विधेयक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पास किया गया था 15 फरवरी 1985। इसकी सन एंड डेट बोथ आर इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर अबाउट दिस। नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि राजनीतिक पार्टियों से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं।
नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, 1951 का यह जनप्रतिनिधि अधिनियम है। अधिनियम मतलब कानून वही होता है। तो ये इसी के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, किसका रजिस्ट्रेशन होगा, किसका नहीं होगा, कौन चुनाव लड़ सकता है, ये सारी चीज़ों के जो सिद्धांत हैं, जिन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के द्वारा ही क्लियर होता है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन मतलब कि चुनाव आयोग ही पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि राजनीतिक पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, उसको कौन करता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, आप राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी उसी को कहेंगे जो पार्टी 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स में है। ड्यूरिंग 1999, देखिए 1999 के दौरान जनरल इलेक्शंस जो हुए थे उसमें 6 नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय स्तर की 6 पार्टी थी और राज्य स्तर की 48 पार्टियां थी जो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, पार्टी के अंदर, इनर पार्टी के अंदर लोकतंत्र, मतलब यह है कहने का कि अलग अलग पार्टीज होती हैं, वो पार्टी भी अपने अंदर कई पद बना के रखती हैं, ठीक है, जैसे कि अध्यक्ष का होता है, उपाध्यक्ष का होता है, जोनल मैनेजर का होता है, कई तरीके के डिफरेंट मतलब आपकी पोस्ट डेजिग्नेशंस होते हैं पार्टी के अंदर ही। तो वो पार्टी के सदस्य उन पदों पर भी चुनने के लिए एक डेमोक्रेसी का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, चुनाव वगैरह करा के कैसे भी करके अपनी पार्टी के सदस्यों के द्वारा उनकी राय ली जाती है। तो ठीक है, तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि कोई भी पार्टी अपने अंदर के पदों को भरने के लिए अपने खुद ही पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, अभी बताया था 1985 में ये आया था इसका बिल और ये पास हुआ था। दल बदल कानून, जैसा कि नाम से ही पता चलता है दल बदल, देखिए कोई भी आपको पता होगा कभी कभी इलेक्शंस में क्या होता है कि कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार है, या निर्दलीय छोड़िए, कोई भी ऐसा उम्मीदवार है उसको लगता है कि उसके पर्टिकुलर क्षेत्र में एक पार्टी से अगर वो खड़ा होता है तो वो जीत जाएगा, तो वो क्या करता है उस पार्टी से अटैच हो जाता है, इलेक्शन होते हैं वो जीत जाता है, लेकिन पार्टी जैसे ही जीतता है उसके बाद में पार्टी को छोड़ करके दूसरी उस पार्टी में चला जाता है, जिससे कि अगर वो खड़ा होता तो वहां की जनता उसे वोट नहीं देती। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जो करते रहते थे पहले पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन दल बदल को रोकने के लिए इस तरीके से, जिससे कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के साथ विश्वासघात जो होता है उसे रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टीज जो थी पहले इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था, लेकिन पहली बार इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मतलब कि संवैधानिक पहचान कब मिली थी? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंटी डिफेक्शन बिल, अभी मैंने आपको बताया, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। दल बदल जो विधेयक होता है, दल बदल विधेयक के बारे में। देखिए अगर कोई भी एमपी या एमएलए मान लीजिए अपनी इच्छा से जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसको छोड़ देता है, तो ऐसे केस में एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई मतलब अयोग्य सिद्ध कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए किसी भी हाउस में जिससे वो रिलेटेड है वहां पर किसी पर्टिकुलर इश्यू पर वोटिंग हो रही है और वो एब्सेंट है, तो ऐसे केस में भी एमपी या एमएलए को उसके सदन से डिस्क्वालीफाई मतलब कि अयोग्य साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अ मेंबर शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड इफ देयर इज अ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में ही मर्जर हो रहा है कंप्लीटली, तो ऐसे केस में किसी भी पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई मतलब कि अयोग्य सिद्ध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि दल बदल कानून सबसे पहले कब अस्तित्व में आया था? 1979 में जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट, अब तो जम्मू एंड कश्मीर का लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी ये एक क्वेश्चन है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। देखिए लोकसभा में आपको पता है एक विपक्षी दल होता है, एक अपोजिशन ग्रुप होता है जो हमेशा सरकार के कामकाजों में जो गलतियां होती हैं उनको बाहर निकालता है और जनता के सामने रखने का काम करता है, और यह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को मजबूत भी करता है। तो अपोजिशन ग्रुप का क्लेम करने के लिए लोकसभा में कौन विरोधी दल का होगा, इसका क्लेम करने के लिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो सिंगल पार्टी हो या कोलिशन गठबंधन के साथ हो, 55 सीट्स उनकी होनी चाहिए, मतलब कि टोटल 550 है, उनका 1/10 कितना हो गया? 55 मेंबर्स इतने होने चाहिए, तभी उनको विपक्षी दल का तमगा जो होता है टाइटल दिया जाएगा लोकसभा में। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टीज जॉइंटली लॉन्च्ड। देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा की जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने मिलकर के एक भूपोरतम आंदोलन लॉन्च किया था। ये कहां पर किया था?
ये आंध्र प्रदेश में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1963 में एक कामरान प्लान, कामरान योजना बनाई गई थी। उसका सिद्धांत क्या था? वो इसलिए बनाई गई थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको और वाइब्रेंट बनाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये जो कामरान प्लान बनाया गया था 1963 में। नेक्स्ट एंड द लास्ट, सोशल बेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है उनका एक बेस है, उनकी विचारधारा किस बेस पर खड़ी होती है उससे जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, उनकी विचारधारा होती है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, मतलब कि मेनली कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी मजदूर क्लास जो होती है उनको लेकर के ये कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा बनती है। और एजुकेटेड एंड यूथ, पढ़े लिखे और जो युवा हैं देश के, इन सबको मिलाकर के कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करती है। तो ठीक है, यहां तक अभी तक जो आज का चैप्टर था, चैप्टर 30 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में यहां तक डिस्कस किया। अब थोड़ा सा आते हैं हम अपनी पिंक स्लाइड पर। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारे देश की लैंग्वेजेस, भाषाओं के बारे में कहा गया है। तो उसमें 22 लैंग्वेज में टोटल। ठीक है, तो इनमें से आपको ये बताना था कौन कौन सी लैंग्वेज उस 8वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओनली। भोजपुरी इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, चलिए, आज की पिंक स्लाइड है, क्वेश्चन ऑफ द सेशन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट्स को पढ़िए, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर फटाफट कर सकते हैं और कमेंट में करके बताइए। एक दूसरे की हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए उनके कमेंट, अगर उनके कमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो ये था आज का टॉपिक। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए माई लीगल कोड चैनल पर। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।